हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का ये 14वां लेक्चर है जो कि उपराष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित है। आज हम संविधान के भाग 5 के संघ टॉपिक से उससे संबंधित उपराष्ट्रपति अध्याय को पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनका हमारे संविधान में या शासन व्यवस्था में क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित हैं? तो किसकी बात हो रही है? जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ लोग शामिल होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, वो सभी शामिल होते हैं। लेकिन केवल संसद के दोनों सदन ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि हमने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लिए थे। दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लिए थे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यही अंतर है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये नहीं है। आगे देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसकी बात हो रही है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति, कोई भी नागरिक जब उपराष्ट्रपति बनता है तो स्वतः ही वह राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है, अर्थात वह उसका सदस्य नहीं होता, लेकिन वह उपराष्ट्रपति बनते ही पदेन सदस्य का अर्थ यह होता है कि स्वतः ही उस पद को धारण कर लेना। उसके लिए कोई और योग्यता नहीं, बस वो उपराष्ट्रपति है तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए जब कभी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होगी तो केवल राज्यसभा में होगी। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। हमने देखा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निर्धारण या निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय करता है। यदि उनके चुनाव में कोई विवाद होता है तो उनके निर्वाचन को शून्य घोषित भी उच्चतम न्यायालय ही करता है, जबकि अन्य चुनाव जैसे होते हैं, संसद के होते हैं या विधानसभाओं के होते हैं, तो उनके चुनाव के विवादों का निपटारा चुनाव आयोग करता है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा तो उच्चतम न्यायालय करता है। तो ये आप लोग अंतर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी अभी हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति बनता है वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति हो जाता है, जिसे हम पदेन सभापति कहते हैं, जिसके लिए कोई निर्वाचन प्रक्रिया या कोई की बात नहीं की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद, इसके लिए चर्चा किए गए हैं, कुछ अनुच्छेदों में इनके बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे हमने देखा था अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये देखिए अनुच्छेद में लिख उठा है कि अनुच्छेद 64 में कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होगा वह स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, अर्थात उसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, कि कोई नामांकन नहीं होगा। अपने आप ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रायोगिक रूप से माना जाए तो जो उपराष्ट्रपति का पद सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा सकता है क्योंकि वह जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी जगह को फिल करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, तो
उसको अक्सर उसको भरने के लिए आकस्मिक स्थितियों में या फिर कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उसे भी वही शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति पद के रूप में होने पर उपराष्ट्रपति को। ये किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से संबंधित है उपराष्ट्रपति का। आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हमने अभी भी देखा कि उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये फैक्ट याद रखिएगा ऐसे सीधा। दोनों सदनों के सभी सदस्य का अर्थ यही हुआ कि कुछ लोग निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन अगर हटाने की बात आएगी तो केवल राज्यसभा के सदस्य, तब उसमें चुनाव में भले लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया केवल लोकसभा में लाई जाएगी और वहां पे बहुमत पारित करके बहुमत से उसको हटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो कार्यकाल का अर्थ यह हुआ कि जैसे सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो अपने 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी पद खाली कर सकता है। किन स्थितियों में? जैसे या तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। हमने अभी देखा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कैसे दे देता उपराष्ट्रपति को। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अभी अभी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में लाई जा सकती है, तो वहां पे प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अर्थात हम इसमें किसकी बात हो रही है? उपराष्ट्रपति के शपथ लेने की प्रक्रिया की बात हो रही है कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट होगा। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है कि हम संविधान का किस तरीके से संरक्षण करेंगे, ये सब फॉर्मेट जो है वो अनुच्छेद 69 में के तहत लेता है। तो जैसे हम अन्य मंत्रियों या फिर अन्य सभी की जो शपथ प्रक्रिया है अनुसूची 3 में दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ उन्हीं में आर्टिकल की प्रावधान किया गया है शपथ के लिए। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 70 में किसके प्रावधान है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। इसमें वही बात की गई है कि यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि जब अनुपस्थिति हो, लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई अन्य आकस्मिकता आ जाए। अन्य आकस्मिकता का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति ये नहीं कि पुनः राष्ट्रपति जब चुनने के लिए ना आए, या तो वह त्याग पत्र दे दे या तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करता है। जैसे यहाँ पे होता है कि वो त्याग पत्र दे दे, या तो वह पद अभी यहाँ पे है कि या तो ना हो या तो कुछ समय के लिए वो चला गया हो, तो राष्ट्रपति का पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत करता है। लेकिन अगर आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई या उसने आकस्मिक रूप से त्याग पत्र दिया, तो हमें तो रातों रात राष्ट्रपति बनाना है उपराष्ट्रपति को। तो ऐसी स्थितियों में अनुच्छेद 70 के तहत बनता है। और अनुच्छेद 71 में किसकी बात है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय कि उनसे संबंधित चुनाव जब होंगे तो विषय कौन कौन से होंगे, इसके बारे में बताया गया है। बस ऐसे याद रखिएगा, ये बहुत कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं तो कौन सा अनुच्छेद है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं। जैसे कभी फैक्ट आ जाए कि सबसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए यहाँ पे वो 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जैसे हमारे देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार खैर ये तो है कि उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार कई व्यक्ति रहे हैं, लेकिन इसमें जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। फिर ऐसे क्रम दिया गया है, इसको आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरी वेंकट रमन जिन्हें वीवी गिरी भी कहा जाता है, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि गोपाल स्वरूप पाठक और
वीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला। आप लोग इसको देखिएगा कि यहाँ पे बात की गई है कि जब इमरजेंसी लागू थी इसके बाद ही डॉक्टर वीडी जत्ती, जब इमरजेंसी है देश में तो वीडी जत्ती उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो कभी भी यह है कि किसने पारित किया होगा इमरजेंसी का प्रस्ताव, क्योंकि स्वीकृति तो अंततः राष्ट्रपति तो लागू कर देता है, विधानमंडल से उसे 1 माह के भीतर पारित कराना होता है, तो लिखित स्वीकृति लेनी होती है। आगे है कि श्री आर वेंकटरमन, इसी क्रम में अन्य उपराष्ट्रपतियों का क्रम दिया हुआ है। सभी को नहीं याद रखना है, बस वर्तमान का याद रखिए, और अगर किसी विशेष उपराष्ट्रपति के बारे में कोई बात है तो वो याद रखिएगा। नहीं तो पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं जो 2022 में चुने गए हैं। आगे देखते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। हमने अभी भी देखा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बनते ही स्वतः उसका सदस्य हो जाता है, अर्थात जिसे स्वतः का अर्थ होता है कि वो पदेन, उसका पद स्वयं उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। वो उसका सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह हो जाता है, ये उसका पदेन है, वो हक एक तरीके से है। तो ये सदन की अध्यक्षता भी करता है वही सभापति, जिसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। हमने देखा था ना कि पहली वरीयता उपराष्ट्रपति को दी जाएगी, लेकिन वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं कि देश का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, जो कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा यहाँ। तो यह प्रावधान कहाँ से प्रेरित है, अमेरिका से। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यहाँ पे है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में, चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का, उसके निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। तो फ्रेंड्स अभी हमने अंतर देखा था कि राज्य विधानसभा के सदस्य, चलिए हम देख लेते हैं कि यहीं पे समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उनमें अंतर क्या है और क्या कॉमन है। तो हमने देखा कि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें जैसे राष्ट्रपति का हुआ तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दिल्ली पौंडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तो कितने सदस्य हो गए, 4 जगहों से आए। वहीं जब उपराष्ट्रपति का होगा तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या नामित हो, वो भाग लेंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य आए तो वहाँ के विधान परिषद के सदस्यों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ के तो राज्यों की किसी भी सदन के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें तो अंतर है कि इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन विधान परिषद के तो सदस्य दोनों में भाग नहीं लिए। तो ये कॉमन है कि चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति डिफरेंस देखिए, जो हम तुलना कर रहे थे वही यहाँ लिखा भी है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी होगी, हमने उसकी योग्यता में देखा था, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी, वो उसका सदस्य नहीं होता और उसका सभापति होता है, लेकिन योग्यता उसे राज्यसभा की रखनी होती है। और जहां राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखिए यहाँ पे भी नोट की गई ये बातें, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, इसमें राज्यों की विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि उसे दोनों मिलकर चुनते हैं और वह अधिकार भी दोनों को प्राप्त है समान रूप से। क्योंकि जब महाभियोग होगा तो 2/3 बहुमत से, अर्थात विशेष बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को, जो कि विशेष बहुमत से पारित करे, उन्हें ही विशेष बहुमत कहा जाता है। तो महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव दोनों सदनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का उत्तरदायित्व सबसे अधिक राज्यसभा। फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति है उसका सबसे अधिक उत्तरदायित्व राज्यसभा के प्रति है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसकी सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता है और वह केवल उसका हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव उसके किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि उसे केवल राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसे साधारण प्रस्ताव पारित करके, या सदन की कुल संख्या साधारण प्रस्ताव का अर्थ यह हुआ कि 50+1, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ता संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पे नोट लिखा है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता नहीं मिलता, बल्कि उसे जो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, उसके रूप में उसे वेतन मिलता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उसका वेतन उसके उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसके रूप में उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम कल कवर